नमस्ते एंड वेलकम टू द लेक्चर सीरीज ऑन कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ। और इस जर्नी की शुरुआत हम कर रहे हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर से, जो कि है यूनियन जुडिशरी यानी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। यूनियन जुडिशरी कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 5 चैप्टर 4 के अंडर हम पढ़ते हैं और देखते हैं। हम हर हर इसके अंदर जितने भी आर्टिकल आते हैं उसको बारी बारी से देखेंगे और डिटेल में देखेंगे। और इस वीडियो को देखने के बाद आपको और कुछ देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए इसमें जो सबसे पहला आर्टिकल हम देखेंगे वो 124 यहीं से स्टार्ट होता है। बेयर प्रोविज़न तो आप सबने पढ़ा होगा। मैं आपको ये बताता हूँ कि जो आर्टिकल 124 है इसमें 7 क्लॉजेज हैं। जो सबसे पहला क्लॉज है वो बात करता है इस्टेब्लिशमेंट की। वो सिंपली इतना कहता है कि देयर शैल बी अ सुप्रीम कोर्ट, कि एक सुप्रीम कोर्ट होगा और उसमें जजेस के नंबर कितने होंगे। तो जजेस के नंबर एक जजेस के नंबर के बारे में ये कहा गया है कि एक चीफ जस्टिस होगा और 7 अदर जजेस होंगे। इसके बाद ये बात कही गई है कि पार्लियामेंट चाहे तो लॉ बाई लॉ इस नंबर को बढ़ा सकता है, इंक्रीज कर सकता है। तो अब तक कितनी बार इंक्रीज किया जा चुका है? तो इसका आंसर है 4 बार। सबसे पहले 1977 में, जो कि इसको पहली बार बढ़ा के 17+1 कर दिया गया। उसके बाद दूसरी बार 1986 में, जिस तब इसको 25+1 कर दिया गया। और 2009 में 30+1 कर दिया गया। और फाइनली जो कि अभी नंबर ऑफ जजेस की संख्या है सुप्रीम कोर्ट में, वो है 33+1, यानी 33 अदर जजेस +1 CJI। तो अभी तक ये सिचुएशन है। और जो 124 का क्लॉज 1 कहता है इतनी ही बात बताता है। अब आते हैं दूसरी क्लॉज पे। दूसरी क्लॉज अपॉइंटमेंट और टेन्योर की बात करता है। तो बेयर प्रोविजन में नहीं पढ़ रहा, क्योंकि आप लोग रखिएगा अपने पास। मैं बता दे रहा हूँ उसमें लिखा क्या है सिंपल लैंग्वेज में। ये सिंपली कहता है कि अपॉइंटमेंट कौन करेगा? प्रेसिडेंट करेगा। किसके बेसिस पे करेगा? एनजेएसी के रिकमेंडेशन पे करेगा। टेन्योर कितनी होगी? जब एक बार एक कोई जज बन जाता है सुप्रीम कोर्ट का, तो जब तक वो अटेन ना कर ले 65 ईयर का एज, तब तक वो बना रहेगा। उसके बाद वो रिटायर हो जाएगा। रिजाइन किसको करेगा? प्रेसिडेंट को करेगा। और रिमूवल कैसे होगा? तो एज पर क्लॉज उसको हम डिटेल में देखेंगे कि रिमूवल कैसे होगा। अब बात आती है कि रिकमेंडेशन। अभी का जो आप बेयर एक्ट देखेंगे उसमें रिकमेंडेशन करेगा कौन? नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन। बट ये अब इफेक्टिव नहीं है, क्योंकि ये इस अमेंडमेंट को 99th अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से लाया गया था कॉन्स्टिट्यूशन में, लेकिन इसको सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्रक डाउन कर दिया गया। तो अब अपॉइंटमेंट का प्रोसीजर क्या है? सवाल ये उठता है कि अब अपॉइंटमेंट कैसे होती है। तो अब अपॉइंटमेंट वैसे होती है जब एनजेएससी के पहले जैसे होती थी, मतलब कॉलेजियम सिस्टम से। और अब हम आगे देखेंगे कि कॉलेजियम सिस्टम इवॉल्व कैसे हुआ और उसका कैसे, क्या कॉन्स्टिट्यूशन में तो कहीं भी मेंशन नहीं है कॉलेजियम सिस्टम, बट ये इवॉल्व कैसे हुआ। तो चलिए आगे चलते हैं, अपॉइंटमेंट की बात करते हैं। तो अभी आप बेयर एक्ट पढ़ेंगे, जैसा मैंने बताया आपको कि 99 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2014 से ये लाया गया कि एनजेएससी के रिकमेंडेशन पे होगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2015 में इस अमेंडमेंट को अनकॉन्स्टिट्यूशनल बताया कि ये वायलेट करता है कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर, जो कि इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी है। तो पुराने सेक्शन की बात करते हैं। तो पुराना सेक्शन में क्या लिखा हुआ था इस अमेंडमेंट के पहले? तो पुराने सेक्शन की बात करते हैं तो बेयर रीडिंग हमने यहाँ लगा दिया है। अगर आप चाहे तो पॉज करके देख सकते हैं, लेकिन मैं आपको क्रक्स बता देता हूँ। उसका यही था कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस का अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट करेगा। और प्रेसिडेंट वो करने के लिए सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जजेस को कंसल्ट करेगा। अब कंसल्ट करेगा, और अगर कोई अपॉइंटमेंट ऐसी है जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के अलावा किसी जज की अपॉइंटमेंट है, तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को कंसल्ट जरूर करेगा। तो ये सिचुएशन थी 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के पहले की। इसका बेयर प्रोविजन नीचे है। तो अब जो कॉलेजियम सिस्टम जो इवॉल्व हुआ, वो इस मेन जो कॉलेजियम सिस्टम का इवोल्यूशन है, इस कंसल्टेशन वर्ड के इंटरप्रिटेशन पे है कि प्रेसिडेंट कंसल्ट करेगा सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के जजेस को और सीजेआई को। तो ये कंसल्टेशन का वर्ड क्यों इतना
क्यों इससे कंट्रोवर्सी क्या है ये समझते हैं, और यही रीज़न है कॉलेजियम सिस्टम के इवॉल्व होने का। तो ये इससे पहले आप बैकग्राउंड समझ लें कि जो एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी के बीच एक टसल आता था कि ये ऐसा लैंग्वेज था कि कंसल्टेशन में कौन किसका किसका सुप्रमेसी होगा, किसका से फाइनल होगा, या प्रेसिडेंट का होगा या चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का होगा। और इससे पहले एक और जो इंसिडेंट हो चुका था कि जो एक नॉर्मल प्रैक्टिस चली आ रही थी कि जो सुप्रीम कोर्ट में सीनियर मोस्ट जज होता है उसको चीफ जस्टिस अपॉइंट करते थे पहले, और करते हैं अभी भी। लेकिन हुआ क्या, 1973 में इंदिरा गांधी के गवर्नमेंट ने 3 सीनियर मोस्ट जज जो कि सीजेआई बनते, उनको छोड़ के जो सीनियरिटी में चौथे नंबर पे था उनको अपॉइंट कर दिया गया। इसका काफ़ी प्रोटेस्ट हुआ, जो कि प्रैक्टिस को जो जो एस्टैब्लिश प्रैक्टिस था उसको वायलेट कर रहा था। तो ये सारी इवोल्यूशन के सिस्टम स्टार्ट होती है कंसल्टेशन से, कि कंसल्टेशन का मतलब कंकरेंस होगा या नहीं होगा। तो कंसल्टेशन का कंकरेंस से मतलब आप क्या समझते हैं? तो कंसल्टेशन का मतलब, अगर मैं हमें कुछ भी डिसाइड करना है और आपसे कंसल्ट करके डिसाइड करना है, तो बात यह है कि मैं कंसल्ट अगर आपसे करता हूँ और आप वो कहते हैं कि ये चीज़ होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, तो आप जो ओपिनियन देंगे वो मेरे पे बाइंडिंग होगी या मेरा फाइनल से होगा। अगर आपकी ओपिनियन बाइंडिंग होगी तो उसको कहेंगे कि कंसल्टेशन मतलब कनकरेंस। मैंने 4 नाम नॉमिनेट किया और आपने कह दिया कि हाँ इनको करना है तो हम करेंगे, तो ये हो गया कनकरेंस। लेकिन अगर आपने कहा करना है नहीं करना है लेकिन हम वही कर रहे हैं जो मेरी मर्जी है, तो ये हुआ कि कंसल्टेशन का मतलब कंकरेंस नहीं हुआ, कि हम कंसल्ट तो कर रहे हैं लेकिन जो मेरा मन आएगा वही करेंगे। तो इसका डेवलपमेंट होता है 3 लैंडमार्क केसेस से, जो कि सबसे पहला केस आता है एसपी गुप्ता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1982, और इसी को कहते हैं फर्स्ट जज केस भी और जज ट्रांसफर केस भी कहते हैं। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने सिंपली हेल्ड किया कि कंसल्टेशन जो वर्ड यूज है आर्टिकल 124 में, और जो कंसल्टेशन वर्ड है आर्टिकल 217 में, ये इसका मतलब कंकरेंस नहीं होता है। इसका सिंपली मतलब ये समझे कि प्रेसिडेंट जो है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के ओपिनियन से बाउंड नहीं होता। मतलब वो कंसल्ट करेगा लेकिन फाइनल से प्रेसिडेंट का ही होगा। तो कुल मिला के बात इतनी सी है कि अभी तक एसबी गुप्ता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया तक ये था कि प्रेसिडेंट का फाइनल से होगा, वो जिसको चाहेगा अपॉइंट करेगा और जिसको नहीं चाहेगा नहीं करेगा। उसके बाद आता है ये दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट केस, जो कि 9 जज बेंच ने ये डिसाइड किया है 7:2 के मेजोरिटी से। इसको कहते हैं स्कोरा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। स्कोरा का फुल फॉर्म होता है सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड्स एसोसिएशन। और इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि कंसल्टेशन का मतलब कंकरेंस होगा। अब ये जो एसपी गुप्ता वाले जजमेंट को ओवरटर्न करता है, और ये इस केस को ही माना जाता है कि इस केस से बर्थ होता है कॉलेजियम सिस्टम का हमारे, जो कि अभी भी प्रिवेलेंट है। तो अब बात आ गई कि कंकरेंस की बात, मतलब सीजेआई का से फाइनल होगा। अब आ गई कि जुडिशियल इंडिपेंडेंस हो गई पूरी, कि सीजेआई जो चाहेंगे वही अपॉइंटमेंट होगा, प्रेसिडेंट कंसल्ट करेगा, उस कंसल्टेशन का मीनिंग कंकरेंस होगा। इसके बाद तीसरा केस जो इसमें लैंडमार्क केस आता है, इन रे प्रेसिडेंशियल रेफरेंस 1999। तो इसमें पुराने वाले जजमेंट को अपहेल्ड किया गया। बेसिकली ये 143, अगर आप जानते हो आर्टिकल 143 में प्रेसिडेंट चाहे तो सुप्रीम कोर्ट को कोई भी क्वेश्चन रेफर कर सकता है उसका आंसर के लिए, तो उसमें रेफर किया गया। तो इसमें बेसिकली पुराने वाले जजमेंट को हेल्ड करते हुए ये कहा गया कि ठीक है, मतलब कॉलेजियम सिस्टम तो अच्छा है लेकिन इसमें प्लुरैलिटी ऑफ जजेस होने चाहिए। मतलब जो यहाँ तक का जो कॉलेजियम सिस्टम था स्कोरा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का, इसमें सिस्टम ये था कि वन वन चीफ जस्टिस एंड 2 सीनियर मोस्ट जज मिलकर डिसाइड करेंगे सब कुछ। लेकिन अब आती है बात यहाँ, तो इसमें बस कॉलेजियम सिस्टम को थोड़ा ट्रांसपेरेंट और इलाबोरेट कर दिया गया। इसमें कहा गया कि प्लुरैलिटी ऑफ जजेस होंगे, जैसे कि 4+1 होंगे, मतलब एक चीफ जस्टिस और 4 सीनियर मोस्ट जज। और इसमें अलग अलग बातें भी कही गई, जैसे कि कब क्या होगा। जैसे सुप्रीम कोर्ट के जजेस का अपॉइंटमेंट करना है तो 1+4 होगा ये चीज़, मतलब एक सीजेआई होंगे और 4 सीनियर मोस्ट जज होंगे।
और हाई कोर्ट के जज का अपॉइंटमेंट करना है तो 1+2 होगा ये। और अगर ट्रांसफ़र की बात करनी है तो 1+4 होगा ये, अगर ट्रांसफ़र एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट को। तो ट्रांसफ़र में ये होता है कि इसमें 1+4 है तो वन एक तो चीफ जस्टिस रहेंगे ही रहेंगे, दो लोग वैसे होंगे, एक जिस हाई कोर्ट से ट्रांसफ़र हो रहा है उसके चीफ जस्टिस, और एक जिस हाई कोर्ट में ट्रांसफ़र हो रहा है उसके चीफ जस्टिस, और दो सीनियर मोस्ट जज सुप्रीम कोर्ट के। तो ये बेसिकली इसको इलेबोरेट कर रहा है और ट्रांसपेरेंट बना रहा है। फिर इसमें यह भी हेल्ड किया गया कि सोल ओपिनियन जो होगा सीजेआई का उसको कंसल्टेशन हम नहीं कहेंगे, और जो कोलेजियम है अगर उसमें चार पांच लोग हैं, तीन लोग हैं या पांच लोग हैं, जो भी हैं उसमें से अगर दो जजेस अगर एडवर्स ओपिनियन देते हैं, तो दो जजेस अगर एडवर्स ओपिनियन देते हैं तो उस नाम को सीजेआई रेकमेंड नहीं करेगा गवर्नमेंट को। तो अब यही बात हो गई कॉलेजियम सिस्टम की, और ऐसे ही कॉलेजियम सिस्टम इवॉल्व हुआ और अभी तक ये चला आ रहा है। अब देखते हैं रिमूवल प्रोसेस, जो कि आर्टिकल 124 के क्लॉज 4 में दिया गया है। आर्टिकल 124 के क्लॉज 4 में दिया गया है कि प्रेसिडेंट चाहे तो प्रेसिडेंट ऑर्डर से रिमूव कर सकता है किसी जज को भी, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट को। लेकिन क्या वो ऐसा कर सकता है बस ऑर्डर से? तो नहीं, ऐसा नहीं है। ये एड्रेस होना चाहिए दोनों हाउसेज में, यानी लोकसभा और राज्यसभा में, और इसमें मेजोरिटी होनी चाहिए स्पेशल, जो कि मेजोरिटी ऑफ टोटल मेंबरशिप एंड 2/3 ऑफ मेजोरिटी ऑफ मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग। किस ग्राउंड पे होगा? तो दो ग्राउंड दिए गए हैं, प्रूव्ड मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी। इसी में क्लॉज 5 अगर आप देखेंगे तो उसमें लिखा गया है कि पार्लियामेंट चाहे तो ये प्रूव्ड मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी के इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन के रिगार्डिंग लॉ बना सकती है कि ये कैसे इंक्वायरी होगा। तो पार्लियामेंट ने जो इसके अंडर लॉ बनाया है उसका नाम है जजेस इंक्वायरी एक्ट 1968। इसमें ये कहा गया है कि 3 मेंबर कमेटी बनाई जाएगी स्पीकर या चेयरमैन के द्वारा, और 3 मेंबर कमेटी बनाने के लिए ये मोशन अगर लोकसभा में आ रहा है तो 100 मेंबर इसको सपोर्ट करेंगे, तब बात आगे बढ़ेगी। और अगर राज्यसभा में आ रहा है तो चेयरमैन कमेटी बनाएंगे, और यहाँ पे इसका सपोर्ट मिलना चाहिए 50 मेंबर्स का। और ये 3 मेंबर कमेटी में होगा कौन कौन? तो एक तो सुप्रीम कोर्ट के जज होंगे, एक हाई कोर्ट के जज होंगे, और एक कोई भी डिस्टिंग्विश ज्यूरीस होगा। किसकी नज़रों में? स्पीकर या चेयरमैन के नज़रों में। अब आते हैं कि क्या अभी तक कोई रिमूवल हुआ है? तो इस एक्ट के अंदर अभी तक कोई रिमूवल नहीं हुआ है, किसी भी जज को अभी तक रिमूव नहीं किया गया है। एक जो सबसे पहली प्रोसीडिंग शुरू हुई थी रिमूवल की, जस्टिस वी रामास्वामी के अगेंस्ट, जो कि एक सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज थे, लेकिन ये मोशन डिफीट हो गया लोकसभा में क्योंकि इसको स्पेशल मेजोरिटी नहीं मिल पाई। स्पेशल मेजोरिटी क्यों नहीं मिल पाई? क्योंकि पॉलिटिक्स की वजह से नहीं मिल पाई थी, क्योंकि ये वी रामास्वामी साउथ इंडियन थे और वहाँ के लोगों ने वोटिंग नहीं की उस रिमूवल के लिए, तो इस वजह से ये मोशन डिफीट हो गया और इनका रिमूवल नहीं हुआ। तो अभी तक किसी का रिमूवल नहीं हुआ है। इससे रिलेटेड एक और लैंडमार्क केसेस है जो काफ़ी अभी चर्चे में रहा है, के वीरास्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इसमें बेसिकली ये कोर्ट के सामने क्वेश्चन ये था कि क्या सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जजेस प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के अंदर पब्लिक सर्वेंट के के अंदर आते हैं? तो कोर्ट ने कहा कि हाँ, ये आते हैं पब्लिक सर्वेंट के अंदर। और क्या इनके अगेंस्ट क्रिमिनल प्रोसीडिंग शुरू हो सकती है? तो कोर्ट ने कहा कि हाँ, शुरू हो सकती है। कंडीशन ये है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को कंसल्ट करना पड़ेगा उससे पहले, और वो सैंक्शन करेंगे तभी ये प्रोसीडिंग स्टार्ट होगी। और ये भी जो प्रिविलेज आर्टिकल 121 में है, ये प्रिविलेज भी बोला गया कि जो प्रोटेक्शन दी गई है आर्टिकल 121 में, वो बार नहीं करता क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन के लिए किसी भी जजेस के लिए। तो ये इंपॉर्टेंट केस है, ध्यान रखिएगा, के वीरास्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। और ये काफ़ी चर्चे में था। क्यों चर्चे में था? अगर आपको ये न्यूज़ याद हो तो जो कि जस्टिस यशवंत वर्मा हैं उनके अगेंस्ट
शुरू होने वाली है इम्पीचमेंट मोशन, लेकिन देखते हैं इम्पीच हो पाते हैं या नहीं, क्योंकि कमेटी बन चुकी है और कमेटी ने इनको गिल्टी पाया है। ये इनके घर आग लगी थी और जब फायर ब्रिगेड आग बुझाने पहुंची तो उन्होंने देखा कि बहुत सारे कैश जले हुए मिले। तो देखते हैं, आपको क्या लगता है ये इम्पीच हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे, या पॉलिटिक्स की वजह से ये भी इम्पीच नहीं हो पाएंगे? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो अब आते हैं क्वालिफिकेशन पे। ये सिंपल सा आर्टिकल है, ज़्यादा कुछ समझना नहीं है। आर्टिकल 124 के क्लॉज 3 में दिया गया है, सबसे पहले कंडीशन सिटीजन ऑफ इंडिया तो होना ही चाहिए वो इंसान। उसके बाद ये तीनों कंडीशन और में है, मतलब इनमें से एक भी फुलफिल होनी चाहिए। तो सबसे पहला है कि जज ऑफ वो इंसान जज ऑफ हाई कोर्ट होना चाहिए एटलीस्ट 5 इयर्स के लिए, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन या और है यहाँ पे, एडवोकेट होना चाहिए वो हाई कोर्ट में या दूसरे हाई कोर्ट में, या 2-3 हाई कोर्ट का मिला के 10 ईयर का उसका प्रैक्टिस होना चाहिए उस इंसान का। और तीसरा है वो प्रेसिडेंट के ओपिनियन में एक डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट हो। तो यही सारी कंडीशन है। तो पहली दूसरी कंडीशन में तो बहुत सारी अपॉइंटमेंट हो चुकी है। तीसरी वाली डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट में अभी तक इंडिया में कोई भी अपॉइंटमेंट नहीं हुई है जो प्रेसिडेंट ने ऐसे अपॉइंटमेंट की है। अमेरिका में ये हो चुका है एक बार, लेकिन इंडिया में नहीं हुआ अभी तक। इसके साथ एक इस क्लॉज में एक एक्सप्लेनेशन अटैच्ड है। कहता है कि जहाँ एक्सपीरियंस की बात आती है, जैसे एडवोकेट इन हाई कोर्ट फॉर 10 ईयर्स है, तो अगर कोई इंसान, कोई पर्सन का सब अगर कोई जुडिशियल सर्विस में है और उसकी पोस्ट एटलीस्ट डिस्ट्रिक्ट जज की है और वहाँ वो 10 साल तक काम किया उसने, तो उस इंसान को भी माना जाएगा कि उसको 10 ईयर का एक्सपीरियंस है। तो इतना ही इसमें कहा गया है। एक ये छोटा सा आर्टिकल है 2A, अगर आप देखें उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। कभी कभी अमेंडमेंट पूछा जाता है, तो याद रखें कि ये 15th अमेंड कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से ऐड हुआ था। इसमें यही कहा गया कि एज डिटर्मिनेशन की जब बात आएगी तो पार्लियामेंट लॉ से उसको लॉ बना सकता है उससे रिलेटेड कि कैसे एज डिटरमाइन किया जाएगा सुप्रीम कोर्ट के जजेस का। इतना ही है। उसके बाद दो दो चीज़ें आती हैं, ओथ एंड पोस्ट रिटायरमेंट, आर्टिकल 124(6) एंड और आर्टिकल 124(7). 6 में बेसिकली कहता है कि जो ओथ होगा वो कौन दिलाएगा, तो प्रेसिडेंट दिलाएगा। प्रेसिडेंट ओथ दिलाएंगे, और प्रेसिडेंट दिलाएंगे या उनके बिहाफ पे वो किसी पर्सन को अपॉइंट करेंगे इसके लिए, वो भी दिला सकता है, उसके सामने ओथ हो सकती है। और कैसे होगा, तो एज पर 3rd शेड्यूल। आपको पता होगा कि 3rd शेड्यूल में ये ओथ एंड अफर्मेशन की बात की गई है। 7 जो क्लॉज है वो बेसिकली बात करता है पोस्ट रिटायरमेंट की, कि जो हाई कोर्ट के जज होंगे वो रिटायर होने के बाद इंडिया के किसी भी कोर्ट में प्रैक्टिस नहीं कर सकते। यही लिखा गया है 7 में, और कुछ इसमें ज़्यादा कुछ लिखा नहीं है। एनजेसी वैसे तो आपने देखा कि ये स्ट्रक डाउन हो चुका है, लेकिन कभी कभी सबसे इम्पोर्टेंट बात यहाँ तो ये है कि ये सुप्रीम कोर्ट ने इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल तो डिक्लेयर कर दिया है, ये बात सही है, लेकिन इसको बेयर एक्ट से लेजिस्लेशन ने हटाया नहीं है। इसका मतलब ये है कि अगर उस जजमेंट का कभी रिव्यू हो या कुछ चेंजेस करके लाए जाए, तो हो सकता है वो वापस आ जाए, और कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो इससे रेलेवेंट 3 सेक्शंस इसमें ऐड किए गए, 3 आर्टिकल ऐड किए गए हैं। आर्टिकल 124A, आर्टिकल 124B एंड आर्टिकल 124C। तो आर्टिकल 124A कॉम्पोजिशन बताता है, आर्टिकल 124B बताता है फंक्शन, एंड आर्टिकल 124C बताता है इसका पावर। तो कंपोजिशन देख लेते हैं सबसे पहले। कंपोजिशन में तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इसके चेयरपर्सन होंगे ही होंगे। उसके बाद 2 सीनियर मोस्ट सुप्रीम कोर्ट जजेस होंगे, यूनियन लॉ मिनिस्टर होंगे, और 2 इमिनेंट पर्सन होंगे जिनको नॉमिनेट या सेलेक्ट कौन करेगा, तो सीजेआई, प्राइम मिनिस्टर और लीडर ऑफ ऑपोजिशन मिलके करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया कॉम्पोजिशन एनजेसी का, ध्यान रखिएगा। अब आ गया फंक्शन। तो फंक्शन क्या होगा, आर्टिकल 124B फंक्शन वही होगा जो कॉलेजियम का फंक्शन है। तो कॉलेजियम का फंक्शन क्या है, जजेस की अपॉइंटमेंट किसके किसके, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के, जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट के, और चीफ जस्टिस
एंड जजेस ऑफ हाई कोर्ट का अपॉइंटमेंट और ट्रांसफर। तो ट्रांसफर बेसिकली तो हाई कोर्ट जजेस का ही होता है, तो वही, तो अपॉइंटमेंट और ट्रांसफर मेन फंक्शन यही है। और वो लास्ट में है कि ट्रांसपेरेंसी और सुटेबिलिटी इन जुडिशियल अपॉइंटमेंट को इंश्योर करेगा। पावर, पावर में सिंपली ये लिखा गया है कि पार्लियामेंट बाई लॉ may make law to regulate NJSC working procedure selection process for appointment। इससे इतना ही कुछ लिखा गया है। सैलरीज, सैलरीज में ज़्यादा कुछ है नहीं। सैलरी तो आपको पता है सेकंड शेड्यूल में मेंशन है, अगर आपने शेड्यूल पढ़ा हो, थर्ड शेड्यूल में वो, सेकंड शेड्यूल में सैलरी। तो ये सेकंड शेड्यूल से रेगुलेट होगा। डिसाइड कौन करेगी? तो डिसाइड करेगी पार्लियामेंट, पार्लियामेंट बाई लॉ डिसाइड करेगी कि कितनी सैलरी दी जाएगी। इसमें इम्पॉर्टेंट जो है इशू ये है कि जो इसको एक बार अगर कोई जज अपॉइंट हो गया तो उसके डिसएडवांटेज के लिए वो सैलरी वैरी नहीं की जा सकती। डिसएडवांटेज अगर सिंपली लैंग्वेज में ये समझे तो अगर एक बार कोई जज अपॉइंट हो गया तो उसकी सैलरी बढ़ाई तो जा सकती है, क्योंकि किसी की सैलरी बढ़ाना उसके एडवांटेज के लिए है और घटाना डिसएडवांटेज के लिए है। मतलब कुल मिला के बात इतनी सी है कि उसको बढ़ाया जा सकता है, सैलरी को, इमोलमेंट्स को बढ़ाया जा सकता है, लेकिन उसको कम नहीं किया जा सकता। इसका एक एक्सेप्शन है कि अगर फाइनेंशियल इमरजेंसी लगी हो तो घटाया भी जा सकता है, मतलब वैलिड किया जा सकता है डिसएडवांटेज के लिए। अदर कंडीशन ऑफ सर्विस, लीव, पेंशन, ये सारे हैं अदर सर्विस कंडीशन जो पार्लियामेंट रेगुलेट करेगी। और सुप्रीम कोर्ट जजेस आर एंटाइटल्ड टू पेंशन एज पर लॉ मेड बाय पार्लियामेंट। तो सब में पार्लियामेंट का रोल है, बस कंडीशन एक ही है कि एक बार अपॉइंटमेंट हो गई तो डिसएडवांटेज के लिए वैरी नहीं करना है उसको। ठीक है, इसमें एक इम्पॉर्टेंट केस है, जैसे अगर आपको ध्यान रखना है तो रख सकते हैं, सेक्रेटरी जनरल ऑफ सुप्रीम कोर्ट वर्सेस सुभाष चंद्रा। इसमें कोर्ट के सामने क्वेश्चन ये था कि क्या चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का ऑफिस, जो कि आरटीआई के अंदर आता है, आएगा या नहीं आएगा। तो कोर्ट ने, दिल्ली हाई कोर्ट ने हेल्ड किया था कि ये ऑफिस भी आता है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का ऑफिस भी आरटीआई के अंदर आता है, क्योंकि राइट टू इंफॉर्मेशन इज अ फंडामेंटल राइट। ये आर्टिकल 125 में था। अब आते हैं आर्टिकल 126 में, अपॉइंटमेंट ऑफ एक्टिंग चीफ जस्टिस। एक्टिंग चीफ जस्टिस कब अपॉइंट किया जाएगा अगर पता ही है आपको, या तो वो एब्सेंट हो या तो ऑफिस वैकेंट हो। एब्सेंट और वैकेंट में आप लोग ऑफ कोर्स मतलब डिफरेंस समझते होंगे। एब्सेंट का मतलब टेम्पररी की बात कही गई है, टेम्पररी के सेंस में यूज किया गया। वैकेंट मतलब परमानेंटली। अगर एब्सेंट हैं, वो बीमार हैं या किन्हीं कारणों से वो अपनी ड्यूटी परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं, तो कौन अपॉइंट करेगा? प्रेसिडेंट अपॉइंट करेगा। अनदर जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट को अपॉइंट करेगा। और ड्यूरेशन क्या होगी? जब तक, अगर एब्सेंट हैं तो जब वो फिर से आके ड्यूटी ज्वाइन कर लेंगे तब तक। अगर वो वैकेंट है पोस्ट तो जब तक नई अपॉइंटमेंट नहीं हो जाती, न्यू वन को अपॉइंट नहीं कर दिया जाता, तब तक होगा। ये बेसिकली ये कहता है कि एक हाई कोर्ट के जज को एड हॉक जज सुप्रीम कोर्ट में बनाया जा सकता है। बनाएगा कौन? चीफ जस्टिस। प्रीवियस कंसल्ट किसका चाहिए? प्रेसिडेंट का। चीफ जस्टिस कंसल्ट किसको करेगा? तो जिस हाई कोर्ट के जज को वो बुलाना चाहता है उसको करेगा। तो इतनी सी बात लिखी गई है। फिर से ये 123 में बात वही है कि अगर कोई रिटायर जज है उसकी अटेंडेंस भी चाहे तो वो भी आके अब फिर से काम कर सकता है सुप्रीम कोर्ट में। तो इसमें भी सारी वही बातें लिखी गई हैं कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एट एनी टाइम विथ प्रीवियस कंसेंट ऑफ प्रेसिडेंट रिक्वेस्ट एनी पर्सन हु हैज हेल्ड द ऑफिस ऑफ ए जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, जो पहले सुप्रीम कोर्ट का जज रह चुका हो या फेडरल कोर्ट का रह चुका हो, कि वो आके यहाँ पे, जजेस की रिक्वायरमेंट है तो वो आके सर्विस दे सकता है। तो इस वीडियो में हम लोग इतना ही रखते हैं क्योंकि ये काफ़ी लंबी हो रही है। आर्टिकल 129 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उस पर मैं एक सिंगल वीडियो बनाऊंगा 8-10 मिनट की, और आगे का देखते हैं। तो थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें इस वीडियो को, और कमेंट करें अगर आपको कुछ गलती नज़र आए या कोई सजेशन आपको देना हो तो कमेंट करें। और इस वीडियो को पूरा देखने के लिए थैंक यू, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसे ही वीडियोस के लिए। थैंक यू।